गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यूजी, पीजी और यूजीसी नेट और यूपीएससी के लिए मैंने सीरीज बनाई है। और मेरा इसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सिलेबस को तो कवर में रख के बनाई है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी सिलेबस कवर करती है। और मेरा इसमें यह है कि उद्देश्य कि ट्रेडिशनल हिस्ट्री से हटके जो अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं उसका मैंने एम्फेसाइज किया है, क्योंकि ट्रेडिशनल हिस्ट्री का ज़माना चला गया और सोशो इकोनॉमिक और वो जो इंटरप्रिटेशंस नहीं आ रही हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की और सबल्टर्न की, उसके अनुसार हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और अच्छी अच्छी किताबों का इसमें मिश्रण है। तो सूत्रवाद का आज का यही है कि जो मैं बताया हूँ कि मैं प्रत्येक दिन आपको एक सूत्रवाक्य दूंगा। और सूत्रवाक्य ये है कि आपको बड़ा अजीब सा लगेगा सुन के और बड़ा नया भी लगेगा कि डोंट गो ऑन द डेट्स इफ यू वांट टू रीड हिस्ट्री एंड डोंट गो ऑन द ग्रामर इफ यू वांट टू लर्न अंग्रेजी इंग्लिश। समझ रहे हैं ना आप? कितना प्यारा है कि तारीखों पर मत जाइए अगर आपको इतिहास पढ़ना है, और ग्रामर पर मत जाइए अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी है। देखिए कि अगर आप तारीखों पे उलझेंगे तो आप जिंदगी में इतिहास नहीं पढ़ सकते। तो नैरेटिव हिस्ट्री पढ़िए। नैरेटिव माने होता है इंटरेक्शन की, बातचीत की, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और व्याख्यानों पर जाइए, लेक्चर्स पर जाइए, इवेंट्स पर ज्यादा मत जाइए। इवेंट्स अपने आप आएंगे। आप प्राचीन भारत की एनसीईआरटी उठा के देंगे तो उसमें मुश्किल से 50-60 डेट्स नहीं होंगी। किसी भी एनसीईआरटी में जाइए, 100-150 से ज्यादा डेट्स नहीं होंगी। देखिए रिसर्च हुई है कि अगर आप ज्यादा इवेंट्स पे जाएंगे, ज्यादा इंस्टीट्यूशंस पे जाएंगे तो आप जीवन में इतिहास नहीं पढ़ सकते, मैं गारंटी से दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप बहुत नैरेटिव, बहुत एक तरह से स्मूथ वे में पढ़ेंगे, बिना इंसिडेंट के याद किए सहज भाव से पढ़ेंगे, तो अपने आप से कंसेप्ट कंसेप्ट पे जरूर आइए, ये जरूरी है। तो कंसेप्ट पे जाएंगे तो आप इतिहास धीरे धीरे अपने आप आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा। और रिपीटेशन पे भी जाइए, मैं कहता हूँ बार बार पढ़िए, समझिए। और तीसरी चीज जो है वो क्रोनोलॉजी है। कालक्रम मत छोड़ दीजिए। द क्रोनोलॉजी इज द मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने ये चेन है पूरी, जैसे मैंने अभी वैदिक काल से ले रहा हूं तो चेन चल रही है। अगर आपने बीच में एक भी लेक्चर मिस कर दिया, एक भी सीरीज मिस कर दी, तो आप दिक्कत हमें यही होती है कि हम क्रोनोलॉजी को छोड़ते हैं। और इसमें कभी कभी आपकी गलती नहीं है, सिलेबस बनाने वालों की भी गलतियां होती हैं। मैं बताऊं कि हमारे सिलेबस भी विश्वविद्यालय स्तर पर इतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सिलेबस अच्छे हैं, वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये प्रॉब्लम आती है कि एब्रप्ट टॉपिक आ जाते हैं। मतलब एब्रप्ट का मतलब होता है कि एक टॉपिक कहीं से उठा दिया, एक कहीं से, तो तारतम्यता नहीं होती। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये होता है कि एनसीईआरटी में तारतम्यता होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि तारतम्यता के साथ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। एंड डोंट गो ऑन द ग्रामर इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो ग्रामर पे माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल मत जाइए। क्या आपने पैदा होते ही हिंदी की ग्रामर सीखी थी? क्या मराठी भाषा में पैदा होने वाला बच्चा मराठी की ग्रामर सीखता है? नो। हम ग्रामर सीखते ही नहीं, भाषा अपने आप से आती है। सो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, गो टू द एनवायरमेंट ऑफ द इंग्लिश। यही रास्ता है इसका। बाकी नियम कानून से कोई भी पढ़ाई नहीं होती है। तो एक सूत्रवाक्य मैंने आज के लिए दिया है, इसको आप जीवन में ध्यान रखें। एनीवे, चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। देखिए नाम ही इसका क्यों रखा है फॉर्मेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये पीजी के सिलेबस में लगा है, सीसीएस में, और यूजी में भी लगा है। तो और यूजीसी नेट और पीसीएस में भी खूब आता है, आईएएस में। तो फॉर्मेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर नाम किस लिए रखा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना, या एक तरह से मौर्य साम्राज्य की संरचना, और मौर्यन साम्राज्य अलग है। तो अब ये देखिए कि मौर्य स्थापना तो बाकी साम्राज्यों की भी आपने देखा होगा, बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु सबकी हुई, नंदवंश। लेकिन वाई द मौर्यन एम्पायर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स?
Why the चंद्रगुप्त मौर्य एज ए एम्परर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, ये पढ़ना है आपको। तो इसमें देखिए कि मौर्यन साम्राज्य जो है बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि मौर्यन साम्राज्य एक ऐसा, अब देखिए इसका शुरू से लेकर चलेंगे हम जहां हमने नंदवंश को छोड़ा है। मैंने आपको बताया था कि नंदों की विशेषता क्या है कि नंद नॉन आर्यन है, और जब नंदवंश चल रहा है तो यहाँ पे आर्यंस और नॉन आर्यंस का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और उसमें क्या हुआ कि इस कन्फ्लिक्ट में कभी नॉन आर्यंस जीतते हैं, कभी आर्यंस जीतते हैं, तो नंद नॉन आर्यंस हैं। अब समस्या ये है कि जब सभ्यता बंगाल तक चली गई आर्यंस की, तो सह और मात का खेल चल रहा है, और सह और मात का खेल चल रहा है कि देखिए इस बारे में भी कभी क्षत्रिय राजा बनते हैं, कभी आर्यंस नॉन आर्यंस बनते हैं। तो अब इस बारे में भी कन्फ्लिक्ट है कि मैंने बताया था कि एक जनाधार इकट्ठा किया चाणक्य ने, नंदों के खिलाफ जनाधार किया। ये लड़ाई नहीं है, जनाधार की लड़ाई है, ये फिजिकल बैटल तो बाद का है। तो अब जब जनाधार किया कि जो कौटिल्य है वो आर्यन सिविलाइजेशन का प्रतीक है, और नंद जो है वो नॉन आर्यन सिविलाइजेशन के प्रतीक हैं। अब जब इसने जनाधार इकट्ठा कर लिया, तो जनाधार इकट्ठा करने के बाद में फिर आर्यंस आ गए, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये आर्यन है और नीचे कुल का क्षत्रिय है, ये भी क्लियर है। उसके देखिए वो उसकी उत्पत्ति क्लियर नहीं है, कोई उन्हें कपिल वस्तु से संबंधित बता देता है, कोई उन्हें शाक्य कुल से संबंधित बना देता है, कोई उन्हें निम्न क्षत्रिय बता देता है। इतना जरूर है कि वो अपर क्लास क्षत्रिय नहीं है, उसका पालन पोषण बड़े साधारण परिवार में हुआ है, वो किसी कबीले के मुखिया का हेड का बेटा है, और उसको उसने पाल पोस के बड़ा कर लिया कौटिल्य ने, और वो एज ए वॉरियर तैयार हो गया, एक सैन्य उसमें गुण है, और वो अच्छा लड़ाका है। ये तो एक उसकी पृष्ठभूमि है। लेकिन इसी के साथ साथ दो तीन चीजें हो रही हैं जो समाज में बदलाव आ रहा है, इसको देख लीजिए कि समाज में जो बदलाव आ रहा है वो इन चीजों से आ रहा है कि एक तो समाज में या सोसाइटी में लोहे का प्रयोग मैंने कहा अब बहुत बढ़ गया है। अब लोहा दो चीजों में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जहां पे ये लोग रह रहे हैं वहां पे लोहे की खनिजों की भरमार है झारखंड बिहार में। तो एक तो लोहा युद्ध में प्रयोग हो रहा है और सेना में प्रयोग हो रहा है, और प्लिनी, स्ट्रेबो और एरियन, ये तीनों जो विदेशी इतिहासकार हैं देखिए, ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और जस्टिन ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। तो 6 लाख की सेना का मतलब ये है कि 6 लाख भी ना हो, अगर उसके पास 4-5 लाख की भी सेना हो, तो दैट वाज ए बिग अमाउंट ऑफ द आर्मी अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। ये बहुत बड़ा अमाउंट है उस टाइम के हिसाब से 6 लाख का। तो और उसने कहा कि जस्ट अब इसके पास में दूसरा, अब एक राज्य से राष्ट्र राज्य बनेगा। क्रोनोलॉजी समझिए, जन, जनपद, महाजनपद, राष्ट्र, नंदों के टाइम पे राष्ट्र है, और इसके टाइम पे राष्ट्र है हरियन कुल के टाइम पे। लेकिन अब राष्ट्र राज्य बनेगा, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट कहते हैं कि जिसमें बहुत सारी राष्ट्रीयताओं का मिश्रण हो, या जिसने बहुत सारी राष्ट्रीयताओं को कब्जा करके रखा हो। और चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ द इंडिया। ये समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है पहला राष्ट्रीय सम्राट है इंडिया का। ये समझिए आप, सम्राट नहीं है वो, मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, राष्ट्रीय सम्राट है। और राष्ट्रीय सम्राट जो होता है वो पूरी राष्ट्रीयताओं का दमन करके बनता है। और मैं बताऊं कि पहला सच्चा अधिनायक, पहला जो है वो सच्चा अधिनायक भी है, एक स्वच्छ पहला, एक तरह से अधिनायक कहते हैं ऑटोक्रेट। और ऑटोक्रेट शासक है जिसने यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट स्टेब्लिश की है। यूनिटरी समझिए, एकात्मक राज्य स्थापित किया है, फेडरेशन नहीं। फेडरेशन तो भारत में बाद में भी चले और अब भी चल रहे हैं, और लेकिन फेडरेशन और यूनिटरी स्टेट में अंतर होता है कि यूनिटरी स्टेट में राजा जो है वो मजबूत होता है और सब कुछ उसकी कमांड में होता है, और वो अधिनायक होता है, वो शहंशाह होता है, वो अपनी इच्छाएं मनवाता है जनता से जबरदस्ती। और वो जो है एक तरह से एक भौतिक कल्चर। अब देखिए
कि नाउ इट इज द अर्बनाइजेशन तो हो चुका, सेकंड अर्बनाइजेशन, लेकिन सेकंड अर्बनाइजेशन कैसे पूरे देश में फैला। अब ये उत्तरी भारत से जाकर या गंगा यमुना दोआब से जाकर ये पूर्वी तरफ बंगाल तक जा रहा है अर्बनाइजेशन, और बंगाल तक जा रहा है। तो इसने क्या काम किया कि बंगाल तक सारे रिसोर्सेज का प्रयोग कर लिया, और इस काल के ग्रंथों में हजारों शहर, नगरों और कस्बों के उल्लेख है। ये समझिए आप, महानगरों के प्लस नगरों के प्लस कस्बों के उल्लेख हैं, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। और इसमें क्या काम है कि ये, अब ये देखिए आप कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं कि जो जनजातियां धीरे धीरे इनके रास्ते में आ रही हैं, मैं बता रहा हूं यहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारतीय जनजातियों की रहती है जो इंडिजीनियस ओरिजिन के हैं। ये मत समझ लीजिए कि सब आर्यंस ही हैं, मेजोरिटी ऑफ द नॉन आर्यंस, ये समझिए। तो यहाँ पे जो जनजातियां हैं वो रह रही हैं। तो एक इसका जो एक तरह से मान लीजिए कि एक इसका इस साम्राज्यवाद का कैरेक्टर ये है कि जनजातियों को मुख्य धारा में लाया गया, जनजातियों पर जीत हासिल करी गई और जनजातियों का आर्यकरण किया गया, धीरे धीरे सबको डिफीट किया गया। इनमें बंगाल की जनजातियां, उड़ीसा की जनजातियां, झारखंड की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां प्रमुख हैं। और जब उनका आर्यकरण किया गया तो वो भी चतुर आर्यन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आए, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस सब में सबको समेटा गया। समझ रहे ना, इस सब में सबको समेटा गया। और इसीलिए बार बार कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहता है कि एक नॉन आर्य भी सेना में आ सकता है, और वो कहता है कि एक नॉन आर्य भी शूद्र बन सकता है, और एक नॉन आर्य भी जो है वो सेवा कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि नॉन आर्य अब भी मेजोरिटी में है, सेना में उनको लेना उसकी मजबूरी है। समझ लेना आप अच्छी तरह से। तो ये नॉन आर्यंस ज्यादा है, लेकिन बार बार ये कहता है कौटिल्य अर्थशास्त्र कि राजा आर्य ही होगा। ये समझ लीजिए आप, वो कहता है कि राजा आर्य ही होगा। इसका मतलब नस्लीय भेदभाव और नस्लीय श्रेष्ठता अभी भी शामिल है। वो बार 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 कहता है कि राजा जो है वो आर्य ही होगा। और पहली बार एक राष्ट्रीय सेना, अब देखिए फिर राष्ट्रीय सेना आ गई। अब चंद्रगुप्त ने क्या काम किया, ही इज उसको एकीकृत किया, पहले देश को एकीकृत किया। इतना ऐसा एकीकरण आज तक नहीं हुआ है देश में। देखिए मैं बताऊं सच्ची बात, इसलिए वो महान शासक है कि एकीकृत कैसे किया उसने, कि उसने इधर तो मध्य प्रदेश से लेकर इवन गुजरात से लेकर, बताते हैं गुजरात से लेकर बंगाल तक का सारा प्रदेश जीता। तो एक एकीकरण तो उसका ये है। दूसरा एकीकरण उसका ये है कि उधर उसने उत्तरी भारत में क्या कहते हैं, पंजाब से लेकर कर्नाटक तक का क्षेत्र जीता। क्योंकि अशोक के जो अभिलेख हैं वो कर्नाटक तक और तमिलनाडु तक मिलते हैं, और मध्य प्रदेश से लेकर आंध्रा तक। तो कहने का मेरा मतलब है ये पहली बार भारत जो है इतना बड़ा एक तरह से राज्य बना। और माय डियर स्टूडेंट्स, ही रूल्ड इन ए सब कॉन्टिनेंट। उसने क्या काम किया कि सब कॉन्टिनेंट पे राज किया। मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, भारतीय उपमहाद्वीप पे राज किया। कब? जब उसने सेल्यूकस को हरा दिया 305 बीसी में। सेल्यूकस को हराने के बाद में उसकी जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान से, ईरान से मिलती हैं। जेड्रोसिया और अफगानिस्तान, और वो प्राप्त किया उसने 3 प्रांत। तो अफगानिस्तान, तो अब देखिए अंग्रेजों की भी सीमाएं ईरान तक नहीं, अफगानिस्तान नहीं सॉरी ईरान तक। तो अंग्रेजों की और मुगलों की सीमाएं भी ईरान तक नहीं मिलती हैं, ये समझ लीजिए आप। तो इसका मतलब वो एक उपमहाद्वीपीय राजा भी है। और उपमहाद्वीपीय राजा होना थोड़ी बड़ी बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट। मैं बताऊं, पहला उपमहाद्वीपीय राजा है देश का। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को हम थोड़ा हल्के में पढ़ाते थे पहले बीए में, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारतीय शासकों में सबसे महान शासकों में एक है, ये समझ लीजिए आप। तो अब वो उपमहाद्वीपीय राजा भी है, अब वो विदेशियों को हराता भी है, और हेलेना से विदेशी लड़की से शादी भी करता है, और उन्हें पराजय स्वीकार भी करवाता है, और गिफ्ट भी लेता है उनसे। तो और
500 हाथी लेता है, ये देखिए आप, दहेज के तौर पे। तो वो पहला इंटरनेशनल जो है शासक भी है। और एक चीज और आप अब आप और देखिए कि उसने क्या क्या काम ऐसे किए हैं जो कि भारत में आज तक भुलाए नहीं जा सकते। अब देखिए, एक राष्ट्र राज्य में तीन चार चीजें होती हैं। अब उसने राष्ट्र तो एक कर दिया, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, फिर उसने क्या काम किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे बनाए, ये देखिए आप। और नेशनल हाईवे बना के उसने क्या काम किया कि देखिए, उत्तरापथ इसी काल में बना। और जो इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे बना रहा ब्रिटिश आज भी, उत्तरापथ मतलब इधर पेशावर से लेके बंगाल के सोनार गांव तक कितना एरिया कवर कर रहा है वो एरिया, ये देखिए। और फिर उसने दक्षिणापथ बनाया जो मथुरा से लेकर नीचे तमिलनाडु तक है, प्रतिष्ठान तक है। तो प्रतिष्ठान होता हुआ तमिलनाडु मदुरई तक जाता है, सॉरी। और ये जो हाईवे देखिए, अब हाईवे अब कब बनाते हैं? अब हाईवे तब बनाते हैं कि जब आपके राज्य में कोई ऐसी शक्ति ना हो जो आपके व्यापारियों को लूट ले, रोक दे बीच में। तो आप एक निरंकुश शासक हैं, आप सच्चे चक्रवर्ती। मैं बता रहा हूँ, चक्रवर्ती तो पहले भी बहुत हुए, अश्वमेध भी किए, वाजपेयी भी किए, लेकिन सच्चा चक्रवर्ती राजा जो है, वो सच्चा चक्रवर्ती राजा वो है चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का पहला। और इसमें ये देखिए आप कि फिर वो क्या काम करता है कि फिर काम करता है वो कि उसने क्या काम किया कि पूरे देश में, अब एक चीज देखिए, अब हम क्या यूनिट देखते हैं, अब देखिए, मशीनरी भी चाहिए, गवर्नेंस भी चाहिए, मंत्री भी चाहिए, तो ये नौकरशाही भी चाहिए। तो एक गवर्निंग बॉडी, ही डेवलप्ड द गवर्निंग बॉडी फॉर द नेशन एट द फर्स्ट टाइम, which we have taken till now, and we are following these units which he has been formed। अब देखिए कि उसने पहली बार देश में कैसे ना यूनिफाइड यूनिफाइड गवर्निंग सिस्टम रखा। यूनिफाइड माने होता है कि एकीकृत ढांचा बनाया। जैसे आज बोलते हैं ना, एक देश, एक विधान, एक कानून, एक नियम, ऐसी तो सरकार कहती है। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और एक कानून, तो अब यूनिफॉर्मिटी लाया वो। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक से नियम। अब यूनिफॉर्मिटी इन दी गवर्नेंस लाया कि सारे देश में एक सी गवर्नेंस चलेगी। अब ये नहीं है कि जनजातियां अपना अलग राज कर रही हैं साहब, जातियां अलग कर रही हैं, आर्यंस अलग गवर्न हो रहे हैं, नॉन आर्यंस अलग। उसने कहा कि नॉन आर्यंस को भी ये कानून राज्य का मानना पड़ेगा, अब आप इस कानून से गवर्न होंगे। और इसी में देखिए उसने क्या काम किया कि उसने पहली बार जो है, ये देखिए, अब जो यूनिट देखिए, पहले तो एक राज्य है, देश है, राष्ट्र है, बड़ा उपमहाद्वीप है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। फिर उसने राज्य बनाए और राज्य में फिर उसने गवर्नर बनाए। गवर्नर को आज कहते हैं, आज गवर्नर का मतलब मान लीजिए मुख्यमंत्री टाइप। तो अब वो राज्य उसके चार हैं, चार राज्य हैं, और चार राज्यों में गवर्नर हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर वो हैं जो उसने की अपने आपसी मतलब जो उसके कुल के हैं, जो उसके विश्वास पात्र हैं, जो जिनको वो कभी भी सैक कर सकता है, कभी भी बुला सकता है, कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, कभी भी बैठा सकता है, ठीक है ना, कभी भी पुरस्कृत कर सकता है। फिर उसने गवर्नर बनाए, फिर उसने जिले बनाए, जिले को कहा जाता है विषयपति, ठीक है ना। फिर उसने विषय बनाए, फिर उसने विषयपति बनाए, जिले बनाए, जो आज तक चल रहे हैं। देखिए, जिले आज तक ऐसे चल रहे हैं, प्रांत आज तक ऐसे चल रहे हैं, बस थोड़े बहुत नाम बदल जाते हैं। फिर उसने क्या बनाया? फिर उसने बनाए गांव, ग्रामणी। और क्या, एक तरह से ग्रामणी माने मुखिया गांव का, फिर ग्रामणी बनाए। तो फिर उसने, अब ये छोटे छोटे जो हैं यूनिट्स चल रहे हैं, तो अब इनको क्या काम किया उसने कि इन यूनिट्स को बांट के पूरे देश को एकीकृत उसके अंतर्गत लाया है, ठीक है ना। अब फिर देखिए उसने क्या काम किया, आज भी चल रही हैं उसकी चीजें। क्यों? महान चंद्रगुप्त मौर्य, ये देखिए। अब फिर अब आप देखिए, फिर उसने बनाई मंत्रिणा। मंत्रिणा का मतलब होता है मंत्री, जिसको कहते हैं कैबिनेट। और मंत्रिणा होती थी 6 या 7,
उसमें होता था एक तरह से पुरोहित, प्रधानमंत्री, सेनापति, और क्या कहते हैं संग्रहीता। संग्रहीता का मतलब राजकोष का अधिकारी, ठीक है ना, संग्रहीता होता है। तो मंत्री ना बनाई, वो उसमें 5-6 आदमी होते थे, इसका मतलब होता कैबिनेट। जो प्रधानमंत्री, जो चाणक्य था वो प्रधानमंत्री था, जो सम्राट के हर टाइम एक तरह से साथ रहते हैं। और सम्राट के लिए भी उसने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कौटिल्य शास्त्र में। उसमें लिखा है कि सम्राट वो है जो प्रत्येक जनता का पिता की भांति हित चाहता है और 24 घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। और उसने राजधर्म का भी कंसेप्ट दिया कि राजधर्म क्या होता है, कि राजधर्म वो होता है कि जनता राज के लिए कार्य, उसका मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है राजा का भी, वो उस कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर नहीं जा सकता। वो आलसी नहीं हो सकता, वो दुराभावी नहीं हो सकता, वो क्या कहते हैं एक तरह से जनता से वैमनस्य नहीं रख सकता, वो तानाशाह तो हो सकता है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। उसे भी कानून, सदाचार के वैदिक कानून, ब्राह्मण कानून, उपनिषद के कानून ये माना, वो स्वेच्छाचारी तो है लेकिन ही इज नॉट बियॉन्ड द धर्मा। ये कहा कौटिल्य ने, वो धर्म के अनुसार राज करेगा। देखिए पहली बार जो है धर्म लाया गया। राजा, राजा स्वेच्छाचारी नहीं है लेकिन धर्म के अनुसार ही है। अगर राजा धर्म के अनुसार राज नहीं करता है तो उसके गुण गिनाए बाकायदा। वो सतोगुणी होना चाहिए, वो तमोगुणी नहीं होना चाहिए, वो ऋषि की तरह होना चाहिए, वो तपस्वी होना चाहिए, वो बलिष्ठ होना चाहिए, वो लड़ने में माहिर होना चाहिए। तो इतनी सारी क्वालिटी गिना दी राजा की और ड्यूटी गिना दी। वो 24 घंटे राज्य जनता के लिए तत्पर रहना चाहिए, और क्या चाहिए। उसके बाद में फिर उसके सलाह के लिए मंत्री परिषद है, देखिए। और फिर उसने क्या काम किया कि मंत्री परिषद बनाई और फिर 18 अध्यक्ष बनाए। अध्यक्ष मतलब होता है मजिस्ट्रेट की तरह, जैसे कि प्रत्येक डिपार्टमेंट जो है एक अध्यक्ष के जैसे, जैसे खनन है वो अकारा अध्यक्ष के अधीन रहेगा, और क्या कहते हैं बुनकर विभाग है वो सूत्राध्यक्ष के अधीन रहेगा, और जैसे कि वाइन लीकर विभाग है वो एक तरह से सुराध्यक्ष के तहत रहेगा, नमक का विभाग है वो लवणाध्यक्ष के तहत रहेगा, भूमि है वो सीताध्यक्ष के तहत रहेगी, चारागाह भूमि है वो वज्र भूमि के तहत रहेगी, और व्यापार है वो पण्याध्यक्ष के तहत रहेगा, मुद्रा मुद्राध्यक्ष के तहत रहेगी। तो कहने का मतलब 18 से भी ज्यादा विभाग जिनको तीर्थ कहा जाता है वो बनाए उसने, और कहीं कहीं इनका उल्लेख मतलब 24 के रूप में भी है। तो इतने सारे तीर्थ बना के उसने उसको डिवाइड कर, आज भी चल रहे हैं देखिए, अध्यक्ष, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये आज भी ऐसे चल रहे हैं। अंग्रेजों तक चले, मुगलों तक चले। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये जो यूनिफाइड एकीकृत व्यवस्था है अब तक चली। फिर उसने क्या काम किया, नगर पालिकाएं बनाई, नगर महापालिकाएं बनाई। नगर पालिका में मेगस्थनीज लिखता है कि 6 समितियां होती थी, जनसंख्या समिति, मार्केट समिति, बिक्री समिति, रजिस्ट्रेशन समिति। मतलब अब ये देखिए कि नगरों का जो है वो एक अलग है, नगरों का एक तरह से मान लीजिए नगरों का प्रशासन अलग है, गांवों का अलग है, और सेंटर का अलग है, ठीक है ना। और सर्वोच्चता रखी उसने, पिरामिड नुमा है ये, सर्वोच्चता रखी राजा की, सब काम राजा है। और माय डियर स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा गुप्त मौर्य काल पहला काल है जिसमें प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती शुरू हुई। ये समझ लीजिए, आज एग्जाम होता था, ये नहीं है गुप्त काल की तरह अनुवांशिक है या पहले राजपूतों की तरह अनुवांशिक चलते, नहीं, बाकायदा इंटरव्यू होते थे, रिटिन परीक्षा जिसको उपदा परीक्षण कहा जाता था, ठीक है ना, उपदा परीक्षण, साक्षात्कार लिए। और अब आप एक चीज देखिए, ये तो सब वो राज्य के अंदर कर रहा है, सिविल सर्विसेज लाया वो, और एक तरह से वो टफ प्रतियोगी परीक्षाएं लाया, और उसके बाद में ये सब तो वो चल ही रहा है राज्य के अंदर, अपने देश को चला रहा है। लेकिन पहली बार उसने अंतरराष्ट्रीय संबंध भी स्थापित किए जो इतने बड़े हैं कि देखिए कौटिल्य, ये मेगस्थनीज आया उसके दरबार में, उसके दरबार में मेगस्थनीज आया जिसने इंडिका लिखी, और पहली किताब है किसी विदेशी के द्वारा जो भारत में रहकर लिखी गई है। बाकी बाहर से तो स्ट्रैबो भी लिखता है, प्लिनी भी लिखता है, और एरियन भी लिखता है, नियार्कस भी लिखता है, सब लिखते हैं भारत के बारे में, जस्टिन भी लिखता है,
लेकिन सच्चाई ये है कि ये पहली किताब जो आई है वो एक तरह से भारत में लिखी इसने, और भारत के बारे में देखिए मैं बताता हूँ बहुत जानकारियां देता है कौटिल्य, ये मेगस्थनीज। हालांकि कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा हो गई हैं, लेकिन अगर आप मेगस्थनीज को अच्छी तरह से पढ़ें तो वो बहुत इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि उस पर रिसर्च चल रही है, कि वो कहता है कि यहाँ पे वर्षा बहुत होती है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। राज पाटलिपुत्र का वो बताता है, विवरण देता है, और वो कहता है कि यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात बताता है कि राजा की अंगरक्षिकाएं महिलाएं पहलवान हैं। ये देखिए, तो इसका मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी ज्यादा नहीं आया इंडिया में। वो कहता है कि राजा की अंगरक्षिकाएं महिला पहलवान हैं, और वो महिला मल्लयुद्ध का भी जिक्र करता है, जो इंडिया में आज भी चलता है, हमारी परंपरा है पहलवानी। तो अब वो कहता है कि यहाँ पे व्यापार बहुत होता है इंडिया से, और वो कहता है ये एक हरा भरा और मानसूनी क्षेत्र है। और वो कहता है मतलब अब इतने सारे, हालांकि वो कहीं कहीं उसके वो कहता है कि भारत में दास नहीं है, इसका कारण ये है कि यहाँ दासों की दशा बहुत अच्छी थी, वो दास में नौकर में अंतर महसूस नहीं कर पाया। और वो ये कहता है 7 वर्ण है, उसका मतलब ये है कि 7 वर्ण तो थे, लेकिन वो जातियों से समझ गया इसको। तो लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सवाल अगर चंद्रगुप्त मौर्य पे आता है तो आपको लिखना होगा कि हाउ ही वाज ए डिफरेंट किंग फ्रॉम द अदर्स, हाउ ही हैज व्हाट यू कैन से पुट द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त साम्राज्य निर्माता कैसे है, हाउ इज द पायोनियर किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, हाउ इज द ग्रेट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है। प्लस व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर बाकी एम्पायरों से क्यों भिन्न है, ठीक है ना। मैंने बताया ये पूर्णतः शहरी कल्चर है, और ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, काले चमकीले मृदभांड की कल्चर है, जिसमें लोहे का प्रयोग खूब है, ठीक है ना। और ये छल्लेदार कुओं का प्रयोग है, पहली बार जो है रिंग वायल बनाए गए, मतलब पानी के लिए देखिए कुएं खोदे गए, वो छल्लेदार हैं, पत्थर के हैं, और वो उन पे काम किया गया है। तो इतनी सारी बंदरगाह हैं, धौली, जोगड़, कलिंग और भड़ोच, तामलिप्ति, तो इतने सारे जो संसाधन हैं। अब देखिए ऐसा किसी, अब इतना तो मैं बता रहा हूँ गुप्त काल में भी नहीं मिलता है। और जनजातियों का आर्यकरण है, सारी जातियां मुख्य धारा में आ गई। तो आपको ये लिखना है द फॉर्मेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर में, कि फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर में जो मैंने चीज बताई है वो लिखनी है, प्लस उसके बाद के सारे जो हैं अचीवमेंट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य बताना है। ये इसका क्रक्स है, ठीक है ना। थैंक यू। कल मैं इसका आपको बताऊंगा अशोका एंड हिज रिलीजन। बंद। थैंक यू।